करता है इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब GS3 से रिलेट करता है। और ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो हिमालय पे बन रहा है उसके ऊपर कि जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है उसके ऊपर। तो और साथ में आपको मेजर्स भी बताने पड़ेंगे मिटिगेट करने के। तो आंसर देखते हैं। तो पहले तो अगर स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर देखें तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि इंट्रोडक्शन में कि पोटेंशियल क्या है हाइड्रो पावर में और उसका डिमांड क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है और हिमालयन रीजन एक ऐसा सोर्स है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो फिर साथ में आपको बताना पड़ेगा कि क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड है हाइड्रो पावर का इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट, फिर दूसरा सोशल इम्पैक्ट, फिर तीसरा इकोनॉमिक वायबिलिटी, फिर चौथा इकोलॉजिकल कंसर्न। फिर आगे उसी में बढ़ते हुए आपको वल्नरेबिलिटीज़ स्टडीज़ रिपोर्ट्स हाईलाइट करते हुए आंसर करना होगा। तो देखते हैं आंसर। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑफ कोर्स रिन्यूएबल एनर्जी बाकी देश की तरह पुश कर रही है। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने भी बताया कि 7 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन इसका जो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी हाईलाइट करने की ज़रूरत है। अभी रिसेंटली हमने देखा 2013 में केदारनाथ फ्लड हो गया, फिर 2021 में आपका चामोली डिस्ट्रिक्ट का उत्तराखंड का हुआ। तो इससे पता चल रहा है क्या है रिस्क ऑफ डेवलपिंग हाइड्रो पावर। मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अगर हम देखें तो टेहरी डैम हो गया, फिर दूसरा अलकनंदा हाइड्रो पावर, फिर तीसरा चिल्ला पावर प्लांट, चौथा चिब्रो पावर प्लांट, पांचवा ढकरनी, छठा मनारी भाली, सातवां रामगंगा। तो इस तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो इससे बहुत सारे रिस्क्स हैं, जैसे कि इकोनॉमिक, सोशल, टेक्निकल, मतलब कि आप इस तरह से इसको डिवाइड कर सकते हो कि है, ठीक है, ए इकोनॉमिक, बी सोशल, सी टेक्निकल, डी इंस्टीट्यूशनल, ई पॉलिटिकल। तो हिंदुकुश हिमालय रीजन में जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट हो कि जो लैंड एक्विजिशन जो हो रहा है उसमें जो लोकल हैं फिर वापस डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। चौथा पॉइंट है कि रेजिस्टेंस भी देखा जा रहा है, क्योंकि जो भी डेवलपमेंट होगा उससे ये लोकल ही इन पर इम्पैक्ट पड़ेगा। पांचवा कि जो ये कॉमन पूल रिसोर्स है, जैसे कि आपका फॉरेस्ट हो गया, पेस्चर्स हो गया, वो भी इफ़ेक्ट पड़ेंगे। फिर छठा कि जो लाइवलीहुड है वो यूथ का, वो भी उसके लिए भी ये एक चैलेंज है। तो इस तरह करके ये 6 पॉइंट हो गया। सातवां है कि बहुत सारे जगह हैं हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि क्रैक्स बन रहे हैं उनके घर और शॉप्स में ड्यू टू ब्लास्टिंग एक्टिविटी। आठवां है कि वाटर बॉर्न डिजीज़ जैसे कि मलेरिया हो गया, उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर नौवां एनवायरमेंटल, इकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और जियोलॉजिकल, ठीक है। एनवायरमेंटल, इकोलॉजिकल, फिजिकल और जियोलॉजिकल इश्यूज भी हैं। 10वां पॉइंट हुआ कि जब आप 28 रिवर वैली बना रहे हो विदाउट ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किए हुए, तो ऑफ कोर्स इसका नेगेटिव जो इम्पैक्ट है उसको आप नेगलेक्ट कर रहे हो। साथ में ये जो पूरा हिमालय, हमारा जो हिमालय है ये पूरा अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, ठीक है। तो और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी बहुत रिच है, तो उन सब पे भी इम्पैक्ट करेगा ये डैम्स। फिर देखा गया है कि जो डिफॉरेस्टेशन है उसके कारण हम वहाँ की कम्युनिटीज़ इम्पैक्ट करती हैं, ठीक है। ये 12वां पॉइंट हुआ। 13वां की hydropower potential is also partly due to the problem associated with geological features। फिर seismic zone जैसा मैंने कहा, फिर river bed profile, जो यहाँ की नदियाँ बह रही हैं उनका जो प्रोफाइल है उसमें भी डिफरेंस आएगी। अब साथ में देखा जा रहा है कि हमारा जो दुनिया है वहाँ पे क्लाइमेट चेंज भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसके कारण एक और एग्जिस्टिंग रिस्क है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो IPCC का रिपोर्ट है ऑन ओशन एंड क्रायोस्फीयर एंड क्लाइमेट चेंज, जिसने कहा है कि हिमालय रेंजेस में मतलब कि जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। कैसे? तो A वाटर अवेलेबिलिटी, B फ्लड्स, C एवलांचेस और D लैंडस्लाइड्स, ठीक है। IPCC का रिपोर्ट ये हाईलाइट करता है। और साथ में जो मॉनसूनल, जो हमारा मॉनसून है वो भी इम्पैक्ट करेगा।
उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो इम्पैक्ट करेगा, जिसके कारण जो हमारा पॉपुलेशन है वो सफ़र करेगा। फिर तीसरा कि जो एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग होगा। चौथा कि ग्लेशियल मेल्ट और परमाफ्रॉस्ट थॉ देखने को मिलेगा, और उसके कारण क्या होगा कि ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, मतलब बहुत सारे एग्जांपल हो रहे हैं हमारे हिमालय में जहाँ पे ये ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स देखे जा रहे हैं। पांचवा कि थर्मल प्रोफाइल ऑफ आइस इज इंक्रीजिंग। छठा कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं और ज़्यादा रिस्की होते जा रहा है, मतलब कि इतना ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज और हम लोग एंथ्रोपोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं कि अब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अगर कंस्ट्रक्ट होगा तो वो एक तरह से रिस्की है। सातवां कि क्लाउड बर्स्ट के इंस्टेंसेस भी बढ़ रहे हैं, तो ये सबसे लॉस बढ़ेगा इन टर्म्स ऑफ लाइफ एंड लाइवलीहुड। ठीक है, तो ये आपने देखा। उसके बाद देखो जो नेक्स्ट पॉइंट है कि इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग एक तरह से पॉज करें जो भी हाइड्रो पावर बन रहा है हिमालयस में। ठीक है, तो मेजर्स में आप ये हाईलाइट करोगे पहला। दूसरा कि जो भी रिकमेंडेशन है जो कि कोई एक्सपर्ट कमेटी देती है उसको फॉलो करना चाहिए गवर्नमेंट को। तीसरा कि ग्रीन टैगिंग फॉलो करना चाहिए। चौथा कि हाइड्रो पावर डेवलपमेंट से पहले उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करना चाहिए। ठीक है, पांचवा फिर छठा कि ऑडिट होना चाहिए, मतलब कि ऑडिट करना चाहिए क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, चाहे एनवायरनमेंट हो या एंथ्रोपोलॉजिकल हो। ठीक है, सातवां कि आपको हिमालय इंडिपेंडेंट डैम सेफ्टी सेल बनाना पड़ेगा जो कि चेक करता रहेगा कि किस लेवल पे हमारी डैम की सेफ्टी है। तो इसलिए हमें डैम सेफ्टी सेल प्लस लॉ की ज़रूरत है। और लास्टली जो लोग वहाँ पे हैं जो डायरेक्टली इम्पैक्टेड होंगे उनका इंगेजमेंट चाहिए प्लस कंसेंट चाहिए, मतलब जो स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ पे उनका। तो इस तरह से आपका हो गया। तो वे फॉरवर्ड में आप फिर देख सकते हो कि माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट, मतलब कि बड़े बड़े के बजाय बिग हम लोग छोटे छोटे मतलब माइक्रो के पे शिफ्ट करना चाहिए। दूसरा लार्ज स्मार्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। स्मार्ट यानी कि ऐसा हाइड्रो प्रोजेक्ट जो कि अकाउंट करेगा आपका इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल कंसर्न। फिर टेक्निकल प्रोविज़न जो कि मिनिमाइज़ करे इम्पैक्ट किस पे, तो एक्वाटिक लाइफ पे। फिर साथ में हमें ज़रूरत है कि हम कंफाइन करें ऐसे हाइड्रो प्रोजेक्ट को जहाँ पे लिस्ट इम्पैक्ट पड़े, मतलब जो इम्पैक्ट है वो कम हो। ठीक है, तो वैल्यू एडिशन में फिर है कि हिस्ट्री जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का, वो देखो केदारनाथ का जो आपका हुआ था ये हुआ था आपका 2013 में, जिसमें 5000 लोग की जान चली गई। फिर आप एक्सपर्ट कमेटी के बारे में बोल सकते हो, रवि चोपड़ा ने इसको हेड किया था। ठीक है, जिसने 24 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि अलाकनंदा और भागीरथी बेसिन पे बन रहा था उसको एनालाइज किया था। तीसरा कि ये कमेटी जो थी उसने कहा कि बहुत ज़्यादा इरिवर्सिबल इम्पैक्ट पड़ेगा इकोलॉजी पे ऑफ द रीजन। ठीक है, तो इस तरह से आप ये कमेटी। फिर दूसरी कमेटी है विनोद तारे के, इन्होंने भी स्टडी किया और उनके अनुसार एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो इस तरह से फिर तीसरी एक कमेटी है जो कि बीपी दास, उसने भी हाईलाइट किया था कि उसने रिकमेंडेशन दिया था डिज़ाइन मॉडिफिकेशन रिलेटेड। तो इस तरह से हमने देखा डैम और एनवायरनमेंट जो इकोलॉजी है हिमालय की उसके कोरिलेशन, और साथ में जो कमिटीज़ हैं जिसको आप मेंशन कर सकते हो अपने आंसर में। थैंक यू।